हेलो स्टूडेंट्स, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। सही है, तो आपका स्वागत है एक और नई क्लास में, जिसमें हम नीट के सिलेबस में से यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो बच्चों, आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल आप जानते हैं कि जैसे हम 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम के होता है, वैसे ही हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 1 मीन्स 2। ये एग्जांपल है इस चीज़ का। यूनिट नंबर 1 मीन्स किलोग्राम इज इक्वल टू वो न्यूमेरिकल नंबर 2 2000 एंड यूनिट नंबर 2 ग्राम के बराबर होगा। और हम इनको साथ में इक्वेट कर सकते हैं। इससे आप किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे न्यूटन इन 2 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, या फिर 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, या फिर 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। आप ऐसा कोई सी भी चीज़ इसकी मदद से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप N1 में न्यूमेरिकल 1 रखेंगे, U1 में यूनिट 1 रखेंगे, इज इक्वल टू करके N2 में न्यूमेरिकल 2 रखेंगे एंड U2 में यूनिट 2 रखेंगे, और इन दोनों को इक्वेट करके आप किसी भी यूनिट को किसी भी दूसरी यूनिट के में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू उस यूनिट में निकाल सकते हैं। अब बच्चे हम देखेंगे कि आर मीन कैसे निकालते हैं। तो आर मीन होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 3। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। ये एक मीन निकालने का सिंपल सा तरीका है। अब हमने आर मीन तो निकाल लिया। अब हमने आर मीन तो निकाल लिया। अब हमें देखना है कि हम कैसे रिलेटिव एरर निकाल मतलब कि हम एरर कैसे निकाल सकते हैं आर मीन में। आर में तो हम क्या करेंगे, डेल्टा R1 इज इक्वल टू R1 माइनस आर मीन। मतलब कि जो हमें R1 टर्म दे रखी है उसमें से हम आर मीन को माइनस कर देंगे, तो हमें डेल्टा R1 आ जाएगी। मतलब कि एरर इन R1 हमें उसके पता लग जाएगा। ठीक है। एरर, और हमेशा जो अब याद रखने का, जो एरर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे वो किसी चीज़ एरर हमारी 1 मीटर में हमारा दो सेंटीमीटर कम हो या 1 मीटर में 2 सेंटीमीटर ज़्यादा हो, वो प्लस ऐड होंगे, लेकिन एरर हमेशा हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी। अब हम निकालेंगे डेल्टा आर मीन। अब देखिए, जैसे हमने आर यहाँ पे डेल्टा R1 निकालना है, उसी तरीके से डेल्टा R2 निकाल लेंगे और डेल्टा R3 निकाल लेंगे। और ऐसे निकालने के बाद हम इन तीनों को लिखेंगे, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाएगा डेल्टा आर मीन। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव एरर के बारे में। रिलेटिव एरर होता है डेल्टा आर, वो एरर इन आर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द आर। ये होती है हमारी रिलेटिव एरर। अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज रिलेटिव एरर। परसेंटेज रिलेटिव एरर में क्या होता है, इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर, दिस इज रिलेटिव एरर, इनटू में 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज रिलेटिव एरर हो जाएगी। अब हम देखिए, अब जैसे हमारे पास हमको एक फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। अब x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड में हम क्या से वो एरर कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका एरर निकालने का सिंपल सा तरीका है, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड। ये इसका सिंपल सा वे है कि हमें x में एरर निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो जो एरर है y में प्लस जो एरर है z में, उनको ऐड करके हम एरर निकाल सकते हैं डेल्टा x में। ऐसे हमें एक और फंक्शन दे रखा है जो है x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड। अब हमें x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड दे रखा है, तो अब हम निकालेंगे, हम x में हमें एरर निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड। अब आप बोलेंगे कि यहाँ प्लस क्यों आया। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि एरर जो होती है वो हमेशा ऐड होती है, वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। इसलिए एरर इन x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड होती है एरर इन x इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड। अब हम इसको वो कैसे निकाल सकते हैं, इसका रिलेटिव कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, तो एरर इन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एरर इन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स क्या है हमारा, डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड, और हमारा एक्स क्या है, वाई। एक्स है हमारा वाई माइनस जेड। अब हम यहाँ इसे वाई माइनस जेड लिखेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हम माइनस ही लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि x एक और फंक्शन दे रखा है, x इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई जेड। अब जब x इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई जेड में एरर निकालेंगे, तो हम वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे डेल्टा, नहीं हाँ, डेल्टा रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय वाई प्लस डेल्टा जेड बाय जेड। आप हमेशा याद रखना कि जो एरर होगी वो ऑलवेज, रिलेटिव एरर जो होगी या एरर होगी वो ऑलवेज ऐड होंगी, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। तो इसलिए x में जो एरर है वो डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय वाई प्लस डेल्टा जेड बाय जेड। आप हमेशा किसी भी टर्म, वो चाहे डिनोमिनेटर में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो या एडिशन में, किसी में भी हो, आप रिलेटिव एरर हमेशा उसकी हर एक सिंगल इंडिविजुअल टर्म को ऐड करके लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ लिख रखा है। वैसे ही आप दूसरे इसमें भी देख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई जेड। तो हम x में रिलेटिव एरर कैसे निकालें, तो डेल्टा x बाई डेल्टा
डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाई जेड। ऐसे हम इसकी रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं एक्स की। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ लेकिन उसके बावजूद भी रिलेटिव एरर और जो एरर्स हैं वो ऐड ही हुई हैं, और ऐसे ही हमारा हर केस में होगा। कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब हमें एक फंक्शन दे रखा है एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब इंटू में जेड। तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स, इसको हम लिखेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, हमें क्यूब दे रखा तो हम इस क्यूब को मतलब जो भी पावर होती है हम उसको आगे ले आएंगे। 3 × डेल्टा वाई बाई डेल्टा, डेल्टा वाई बाई वाई प्लस डेल्टा जेड बाई जेड। इस तरीके से हम इसमें रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं एक्स में। अब जो पे हमारे को अगर जेड की पावर 2 दे रखी होती तो ये आगे 2 आ जाता, 3 दे रखी होती तो 3 आ जाता, अगर वाई की पावर 1 दे रखी होती तो कुछ नहीं आता, और 2 दे रखी होती तो आगे यहाँ पे 2 आ जाता है इसके, और जेड की पावर 1 है तो यहाँ पे 1 ही है, हमें कुछ नहीं लगाने की जरूरत है। अब देखेंगे आर रिलेटिव एरर इन सीरीज। अब जैसे हम रेजिस्टेंस के बारे में आप सभी पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2। हम इसमें रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एक फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, उसमें रिलेटिव एरर कैसे निकलती है उनकी एरर्स को ऐड करके। तो हम डेल्टा आर सीरीज वाला कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। लेकिन हमारा जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन होता है आपने देखा है सीरीज वो, उसमें रेजिस्टेंस में कि उसका फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, ये आप याद कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। डेल्टा आर बाय आर का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1/R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 का स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ेंगे स्क्रू गोज पे। अब हमें क्या, स्क्रू गोज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरमेंट्स के लेने के काम आता है, ये बहुत प्रिसाइज मेजर लेता है, ये थोड़ा एडवांस है हमारे नॉर्मल स्केल से जिससे हम मेजरमेंट्स करते हैं इन सेंटीमीटर्स। अब जो हमारा स्क्रू गोज होता है उसमें सर्कुलर स्केल होता है, उसमें एक सर्कुलर स्केल होता है और एक सिंपल मेन स्केल की तरह, जैसे हमारा एक स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का वैसे होता है। अब जो हमारी 100 डिवीजन्स होती है सर्कुलर स्केल की, वो 1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल के बराबर होती है। मतलब कि जो 100 डिवीजन्स होती हैं सर्कुलर स्केल की वो 1 मिलीमीटर के बराबर होती है, बिकॉज देयर इज 10 डिवीजन्स इन 1 सेंटीमीटर एंड ईच डिवीजन इज इक्वल टू ऑफ 1 मिलीमीटर। ईच डिवीजन ऑफ 1 मिलीमीटर की होती है, इसलिए इसका मतलब है कि हमारी जो 100 डिवीजन्स है सर्कुलर स्केल की वो 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। मतलब कि जो हमारी 50 डिवीजन्स हैं वो हमारी 0.5 मिलीमीटर के बराबर होगी। और इससे हम इसका लीस्ट काउंट भी निकाल सकते हैं, इसका लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। ये हमारी मिलीमीटर में वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये हमारे स्क्रू गोज का लीस्ट काउंट है। अब हम लीस्ट काउंट क्या होता है आप ये पूछेंगे। लीस्ट काउंट होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम से मिनिमम कितनी वो मीज़र कर सकता है। तो इसके हमारा फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मीजरमेंट अपॉन में डिवीजन, ये इसका फॉर्मूला होता है। एग्जांपल 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय 10 डिवीजन्स इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये एक और है। अब हम देखेंगे कि हमारा एक और इंस्ट्रूमेंट होता है मेन स्केल और स्क्रू गोज के अलावा, वो होता है वर्नियर कैलीपर। अब आप देखेंगे कि जो वर्नियर कैलीपर है उसमें जो वर्नियर स्केल एक कैलीपर होता है, ये भी बहुत अच्छा प्रिसीजन होता है, मेन स्केल से अच्छा होता है, बट इसका जो प्रिसीजन मतलब कि इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो थोड़ी स्क्रू गेज से कम होती है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो 9 डिवीजन्स होती है मेन स्केल की, मतलब कि जो हमारा 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है उसकी 9 डिवीजन्स इस स्केल की 10 डिवीजन से कोइंसाइड करती हैं। मतलब कि 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल को हमें ए मान लेंगे। मेन स्केल की एक डिवीज़न ए है जो हम 1 मिलीमीटर के बराबर होती है, अभी मैंने आपको बताया, और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल क्या होती है, जिसे हम बी कहते हैं। ये होती है 0.09 सेंटीमीटर के बराबर। कैसे, जब इसकी 9 डिवीजन्स इसकी 10 डिवीजन्स के बराबर है तो इसकी 1 डिवीज़न 10/9 के बराबर होंगी इसकी।
सर हाँ हाँ, इस नहीं, अगर इसकी मेन स्केल की 9 डिवीज़न इसकी 10 डिवीजन्स के बराबर है तो इसकी 1 डिवीज़न 9/10 के बराबर होंगी। ये हो गया 0.9 सेंटीमीटर। और अगर हम इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते तो ये हो जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी 1 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल की। अब हम इसमें लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? 1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल माइनस 1 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल, इससे हमारा लीस्ट काउंट आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने निकाल रखा है, ये आता है 0.001 मिलीमीटर का। अब देखेंगे ट्रू रीडिंग कैसे निकालते हैं। ट्रू वैल्यू, जो मेजर वैल्यू होती है उसमें से हम जीरो एरर को माइनस कर देते हैं तो इससे हमारी ट्रू वैल्यू निकल जाती है। जीरो एरर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी होगी तो आप जो आपकी मेजर वैल्यू है उसमें से डायरेक्ट जीरो एरर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी। अब रीडिंग क्या होती है, हम इन स्केल्स में रीडिंग कैसे लेते हैं, जैसे स्क्रू गोज और वर्नियर स्केल्स में हम रीडिंग कैसे लेते हैं, इसका तरीका है रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल की रीडिंग, जो मेन स्केल है 15 सेंटीमीटर पर उस पर जो रीडिंग आई प्लस कोइंसाइडिंग पार्ट, मतलब कि मेन स्केल और जो उसका स्केल है उसका जो स्केल है वर्नियर स्केल में, जैसे उसका कौन सा स्केल है, कौन सा पार्ट कोइंसाइड कर रहा है, हाँ इनटू में उसका लीस्ट काउंट कर देंगे तो इससे हमारी बंडल स्केल आ जाएगी। हमें क्वेश्चन जब आएगा तो हमें मेन स्केल की रीडिंग दे रखी होगी एक्जैक्टली, हमें कोइंसाइडिंग पार्ट भी दे रखा होगा और हमें लीस्ट काउंट भी दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा होगा तो मैंने अभी आपको बताया कि वो कैसे निकाल सकते हैं, आप उससे इजीली निकाल सकते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स की मतलब कि हमारे पास कोई डिजिट दे रखी है तो उसमें से कितनी सिग्निफिकेंट है, मतलब कितनी वैल्यूएबल है। तो इसमें हम कैसे देंगे, जैसे 0.01 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। वन से पहले वन से पहले ये जितनी भी चीज़ें वो डेसिमल से पहले या फिर डेसिमल के बाद भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बस ये 1 की वैल्यू है। जैसे ये है अब हमारा 10.001, इसमें जो 1 और 1 के बीच में जितना भी है वो सब सिग्निफिकेंट है, इसलिए ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है। अब 1.00 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और 100 में बस 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? अब जब आंसर शुड जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें जब हम दो डिजिट्स की डेसिमल डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें डेसिमल डिजिट या किसी भी डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो उसमें आंसर होना चाहिए उसमें लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। जैसे मैंने मल्टीप्लाई करी 550 की 0.05 से 0.05 से, अब देख सकते हैं कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो जो मेरा आंसर आएगा वो उसके हिसाब से आएगा जिस वाली डिजिट में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसमें जो आंसर आएगा वो हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल है। जैसे आप देख सकते हैं जैसे 2.5 मल्टीप्लाई 3.42 इज इक्वल टू 8.55, जिसे हम लिखेंगे 8.6 फॉर लेस सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज देर इज 2.5 इन विच there are two significant figures. Also therefore we convert 8.55 into two significant figures मीज़र, तो 8.6 हम लिखते हैं। सेम फॉर डिवीज़न के लिए भी यही सेम होता है। एडिशन में क्या होता है, अब जब हमने दो चीज़ों को ऐड करा, वो डेसिमल हो या कैसी भी हो, तो हम उसमें आंसर करते हैं जिसमें लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आ रहे हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है 0.5 को जब हमने 0.06 के साथ ऐड किया तो हमारा आंसर आता है 0.56, और इसको हम लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के फॉर्म में लिखने के से करें को तो वह आता है 0.6। ऐसे ही हमारा सेम सब्ट्रैक्शन में होता है। तो बच्चों आज हमने यूनिट एंड डायमेंशन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और कोई भी चीज़ हमारी छूटी नहीं है, हमने हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा है। अब आप इसका कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अच्छा बच्चों, हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। अब नीट से रिलेटेड हम और अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय स्टूडेंट्स।